हाँ जी, करें शुरू। इस क्वेश्चन में आप लोग डाउट बता रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं। पास एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। यस, एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ ₹1 लाख। कोई एम्प्लॉय से जिन्होंने क्या कर लिया, इन्वेंट्री ले लिया 1 लाख रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना, 75,000। अच्छा, मतलब वो जो इन्वेंट्री एम्प्लॉय ने लिया है वो 75,000 की उसकी कॉस्टिंग है, और वैल्यूएशन अगर आज मार्केट में बेचने जाओ तो तुमको 1 लाख रुपए मिल जाएगा। ऑन द इव ऑफ दीपावली, दीपावली का टाइम था, तो उसने क्या किया, कुछ इन्वेंट्री अपने घर ले गया। एम्प्लॉय था, ड्राइंग्स तो बोलेंगे नहीं क्योंकि एम्प्लॉय था, प्रोपराइटर थोड़ी ना था। एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ। आने वाले महीने में उसकी सैलरी में से हमने कट कर लिया, डिडक्टेड। तो क्या एंट्री करोगे? तो परचेज अकाउंट डेबिट थोड़ी होगा, सैलरी पे किया, बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा है कि नहीं है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अच्छा, सैलरी के नाम पे कैश दिया है या गुड्स दिया है? गुड्स दिया है, तो एंट्री क्या बन गई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब बात यह आती है कि एंट्री का अमाउंट कितना होगा, 1 लाख रुपए होगा या 75,000 होगा। तो क्या आपने गुड्स को बेचा है? नहीं, आपने, आपका एम्प्लॉय था, गुड्स को एज इट इज उसको दे दिया। एज इट इज दे दिया तो जो परचेज प्राइस था उसी पे दिया होगा। तो जब आपने परचेज किया था इस गुड्स को तो 75,000 से ही तो डेबिट किया था, तो अभी क्रेडिट भी कितने से करना, 75,000 से। तो सैलरी एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। क्लियर? राहुल, समझ में आया? हाँ, आप मैसेज कर सकते हो, चैट बॉक्स मेरे सामने है, जब जब आप मैसेज करोगे मुझे पता चलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट, ये हो गया डन, इजी था। अब तो कुछ नहीं था, ठीक है। वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी। इरेक्शन मतलब इंस्टॉल वगैरह करवाया आपने, मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस पे किया। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भैया वेजेस अकाउंट डेबिट करें या मशीनरी अकाउंट? मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, क्यों? फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा होगा वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, एसेट में अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो इसलिए मशीनरी को इंस्टॉल करवा रहे हैं, फर्स्ट टाइम अपन इंस्टॉल करवा रहे हैं उसको, रेडी टू यूज, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे क्या होंगे? यस, उस एसेट अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। तो ये मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना चाहिए था या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक करना चाहिए था, जो भी है। और कैश लिखा नहीं है तो हम बैंक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा इच्छा हो। ऐसा कोई रूल्स तो है नहीं क्लियरली, जब तक मैं डिफाइन तो कर नहीं रखा, ठीक है ना। तो मशीन, अच्छा देखो इन्होंने भी बोल दिया ना, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है। मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हो मजदूर लोगों को तो अपन क्या करेंगे, कैश में ही देते हैं। जनरली चेक तो देंगे नहीं बेचारे को, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई साहब हमको कैश ही दे दो। लेकिन आज के टाइम फिर भी टाइम बदल गया है, आजकल पेटीएम लेके हर कोई घूमते हैं, ठीक है ना। हाँ, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोपराइटर 1,17,000 वॉज पेड आउट ऑफ पैटी कैश। इनकम टैक्स लाइबिलिटी प्रोपराइटर की, तो ये उसका पर्सनल खर्चा हुआ ना, तो ये ड्राइंग्स डेबिट होगा। और किस में से किया गया? पैटी कैश। सर ये पैटी कैश क्या होता है? हाँ, वो लंबी सी एक टेबल बनाते थे ना। होता क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो मैं वहां का क्या हूं, अकाउंटेंट हूं, ठीक है, मैं वहां का अकाउंटेंट हूं। अब मैं क्या करता हूं, वहां बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक ट्रांजेक्शन मैंने एंट्री किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10 लाख, 10 लाख। दूसरे ही पल मैं एंट्री करता हूं, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू कैश। एक तरफ 10 लाख की एंट्री कर रहा हूं और एक तरफ सिर्फ
100 रुपए की एंट्री कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ लाखों में बातें कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ चाय का खर्चा लग गया भाई साहब 20 रुपए लिख दो, ये खर्चा लग गया भाई साहब, हाँ ऑटो रिक्शा वाले को देना है भाई साहब 25 रुपए दे दो। तो मेरे को अगर बार बार ये बोला जाएगा तो दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कभी आप बड़ा अमाउंट के लिए एंट्री करो और फिर छोटे छोटे खर्चों के लिए आप उस अकाउंटेंट के पास जा रहे हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में एक पैटी कैशियर को अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। मैं तो मेन कैशियर हो गया, एक पैटी कैशियर मतलब छोटा रोकड़िया हिंदी में कहेंगे तो, ठीक है ना। तो उसको अपॉइंट किया गया पैटी कैशियर को। मेन कैशियर क्या करेगा, अपने कैश बैलेंस से निकालकर पैटी कैशियर को कुछ पैसा दे देगा, ये ले 1000 रुपए, ये तेरे 7 दिन के मैं दे रहा हूं तेरे को, अब ये 7 दिन में तेरा जो खर्चा लगे वो मेरे को बता देना। मान ले तेरे पास से 700 रुपए लग गए, कोई बात नहीं, 7 दिन बाद मुझसे वो 700 रुपए लेके जाना, तो तेरे पास वापस क्या हो जाएगा, 1000 रुपए फिर हो जाएंगे, फिर 7 दिन चल जाएंगे। तो जो खर्चा लगे 7 दिन के हिसाब से मेरे को बताते चलना, डेली मेरे पास मत आना, 7 दिन से मैं रिकॉर्ड करता रहूंगा, या तुम अपने पास रिकॉर्ड करते रहना, फिर पूरा मंथ खत्म होने के बाद मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूंगा। क्लियर है ये वाली चीज? तो इससे मेरा वर्कलोड क्या हो गया, कम हो गया, वर्कलोड कम हो गया। तो इसलिए पैटी कैशियर को अपॉइंट किया जाता है। तो अब ये इनकम बताओ, पैटी कैश में से भी 1,70,000 उठा लिए हद होती है यार। हाँ कोई ना, इतना दिया कि उसने इसको, खैर कोई ना, दिया जो दिया है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश, हाँ इससे कम का तो इनके पास स्टॉक तो एम्प्लॉय लेके गया ना, इतना तो बहुत पैसे वाली पार्टी है, टेंशन नहीं है वाली, ठीक है ना। हाँ पैटी कैश में 1,70,000 है, ठहर कोई बात नहीं, चाय पानी की ज्यादा पीता होगा ये, अपने को क्या करना, ठीक है ना अच्छा, पैटी कैश का एक और एग्जांपल ऐसा हो सकता है, जैसे घर में एक बड़ी तिजोरी है और उसमें से अपने पास एक वॉलेट है, तो वॉलेट क्या हो गया, पैटी कैश हो गया, और वो बड़ी तिजोरी कैश कैश हो गया, ठीक है ना, तिजोरी। तो वहां से निकाल कर अपन अपने वॉलेट में डालते हैं, खर्चा होने के बाद हम वापस वहां से ले लेते हैं। क्लियर? ये वाला ही चलता है मामला। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए, आगे जाके अभी आएगा सब्सिडी बुक में हालांकि, कि कैश बुक, कैश का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, आपकी एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है, एक्सपेंस होता है या इनकम होता है? कैश बैलेंस एसेट होता है। और पैटी कैश का बैलेंस क्या होता है आपके लिए, एसेट, एक्सपेंस या इनकम या लाइबिलिटी? एक्सपेंस होता है। अच्छा, एसेट होता है। भैया मेरे पॉकेट में जो वॉलेट है ना, वो मेरा खर्चा थोड़ी है, वो भी तो मेरी एसेट है या नहीं है? यस, ये भी मेरी एसेट है। भैया बड़ी तिजोरी में पैसा पड़ा रहे या छोटी तिजोरी में, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है तो मेरी एसेट है ना, हाँ है तो मेरी पॉकेट में, जब तक खर्च नहीं कर दूं तब तक तो मेरी एसेट है, और मैं खर्च करता नहीं हूं ठीक है ना। तो ऑब्वियसली चाहे पैटी कैश का बैलेंस हो चाहे कैश का बैलेंस हो, दोनों ही क्या होगा, एसेट होगा। जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे आपने गलती किया, अभी एक्सपेंस बोला, बच्चे भी ऐसे ही, बाकी लोग भी ऐसी गलती करते हैं, एक्सपेंस बोल देते हैं, या वो खर्चा नहीं हुआ जब तक तुमने एक्सपेंस एक्चुअली दिया नहीं किसी को, ठीक है, वो तुम्हारी पॉकेट में ही तो है। मैं अपने पॉकेट में करोड़ रुपए लेके घूमूं, वो खर्चा थोड़ी है, एसेट ही तो है मेरी। नहीं नहीं, हाँ अब बप्पी ले रही है, वो गले में इतने सारे वो पहनता था, है ना, ज्वेलरी, तो वो भी तो उसकी गले में पहन रखी है, तो भी क्या, उसकी एसेट तो है ना ठीक है ना। अच्छा, इसका एंट्री क्या हो गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश, चेक कर लो साथ ही साथ, कहाँ गया, ये रहा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस। हाँ, आप भी ऑनलाइन में मैसेज कर सकते हो राहुल, साथ साथ में, ठीक है ना। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम, इसे प्रैक्टिस भी हो जाता है ऑनलाइन वगैरह देने का, एग्जाम, कभी आपको कोई ऑनलाइन एग्जाम देना हो, ठीक है ना, तो जैसे लाइक सीएमए के अंदर तो क्या है, ऑनलाइन ही है, हाँ ऑनलाइन ही है, वहां पर आपको फाइनल आंसर स्क्रीन पे पुट करना है, चाहे फाइनल तक, फाइनल लेवल तक यही है, थ्योरी को भी टाइप ही करना है, गूगल नहीं होगा ना, वहां पे सिस्टम में जाके करना है ना, सेंटर बेस्ड है, सेंटर बेस्ड है तो हाँ ऐसा नहीं है। तो हो सकता है इन फ्यूचर सीए वाले भी क्या कर दें, ऐसा ही कुछ कर दें, नहीं करेंगे करना भी नहीं चाहिए, बट कर दे तो क्या पता, क्योंकि दुनिया जिस हिसाब से जल्दी जल्दी चेंज हो रही है ना,
तो मे बी परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम नवीन ऑफ द लिस्ट प्राइस, 2 लाख रुपए का आपने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, लिस्ट प्राइस 2 लाख, ही अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो एक एंट्री क्या करोगे, ट्रेड डिस्काउंट है और 5,000 रुपए कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड फॉर द क्विक पेमेंट, यस यस। या तो आप ये करते हैं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, और हाँ परचेज के सामने कितना अमाउंट, यस वेरी गुड, 2 लाख का सामान था लेकिन 10% तो ट्रेड डिस्काउंट ही हो गया था, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया था, 180। कैश कितना दिया, कहा 5,000 रुपए कैश डिस्काउंट मिल गए, तो डिस्काउंट के सामने 5,000 और बाकी का 1,75,000। या तो आप ये एंट्री कर दो, और अगर आप करना चाहो 2 एंट्री, तो पहले परचेज टू नवीन, नवीन नाम है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन 1,80,000, फिर नवीन अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। सेम डे हुई है, लेकिन हाँ 2 एंट्री करना चाहे तो कोई रोकेगा थोड़ी, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अकाउंट रिजिड नहीं है कि ऐसा ही करना है मतलब ऐसा ही करना है, नहीं। डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाना चाहिए, आपका डेबिट क्रेडिट क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए बस, और सही अकाउंट डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, इफेक्ट सही आना चाहिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 एंट्री करने से ना, 1 एंट्री करने से नहीं, क्या होता है, हाँ नवीन से नवीन तो कैंसिल, 180 प्रोफेशनल जैसा कुछ नहीं है, क्या हुआ सेम डे अपन दोनों एंट्री कर रहे हैं, तो अगर किसी को शो करना है कि यार मेरे को नवीन से मैंने माल खरीदा है, तो आप 2 एंट्री कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन एंड देन नवीन को पेमेंट किया तो अपने को डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है ना। और अगर किसी को करना है कि नहीं एक ही कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। हाँ क्या हो गया, कैश हैंड टू हैंड ही दे रहा है, अगर हाँ हैंड टू हैंड का क्रेडिटर का नाम नहीं आता, लेकिन अगर 2 एंट्री कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, क्योंकि नवीन से नवीन तो कैंसिल हो रहा है ना, इफेक्ट तो सेम आ रहा है, तभी मैंने बोला अकाउंट रिजिड नहीं है, अकाउंट ऐसा नहीं करता कि नहीं तुमको ऐसा ही करना है, तुम्हारा डेबिट क्रेडिट बराबर है, तुमने हर अकाउंट को प्रॉपर डेबिट क्रेडिट किया है, नेट इफेक्ट सेम आया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए कि यूजर्स को क्या होगा, क्लियर इंफॉर्मेशन मिले, बस इतना ही रूल है, क्लियर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। अब कोई कहे कि मैं तो ना सारी एंट्रीज ही मर्ज कर दूं, तो उससे क्या यूजर को एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ है, किसके लिए आपने एंट्री पास की है, नहीं ना। एंट्री देखकर अपन लोगों को समझ में आना चाहिए कि वाकई में ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, कौन सा हुआ है, बस इतना सा रूल है अकाउंट का, और कोई रूल नहीं है। ठीक है भैया ऐसा ही करना है वैसा ही करना है ना, रूल्स बने हुए हैं आप उनको फॉलो करो, बट ऐसा रिजिड नहीं है कि ऐसा ही करना है। हाँ यूजर फ्रेंडली आप बोल सकते हो कि भैया ऐसा नहीं कि परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड ही करना है, परचेज टू नवीन करके नवीन टू कैश टू डिस्काउंट करते हो तो भी सही है। चलिए अमाउंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके डन। बस ये क्वेश्चन था आप लोगों का मेनली, तो 4th क्वेश्चन है। अच्छा ये इंक्रीज डिक्रीज, अच्छा चलो देखो क्वेश्चन ये रहा। 4th क्वेश्चन भी डाउट है, अभी देख लेते हैं। शो द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चार्ज। इंक्रीज के लिए प्लस साइन यूज करना, डिक्रीज के लिए माइनस करना, एंड नो चेंज, सॉरी नो चेंज के लिए 0 यूज करना ऑन द एसेट ऑफ द, हाँ ऑन द एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफिस फर्नीचर एंड पेमेंट टू बी मेड इन नेक्स्ट मंथ। फर्नीचर खरीदा, पेमेंट अगली बार करोगे, तो एसेट पे क्या इंपैक्ट आया बोलो। Since furniture has been purchased and payment has not been made yet, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेमेंट कर देते तो आपकी एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि एक फर्नीचर खरीदा और पैसा चला गया तो टोटल एसेट पे तो कोई फर्क आया ही नहीं ना, क्योंकि फर्नीचर भी एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है, या बैंक बैलेंस भी एसेट होता है। तो अगर मैं आपसे फर्नीचर खरीद रहा हूं और आपका पैसा दे रहा हूं तो मेरी नेट एसेट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो इसलिए वो लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, नेक्स्ट मंथ पे कर रहा हूं, अभी पे नहीं किया ना
तो मेरी एसेट बढ़ गई। हालांकि साथ साथ में लायबिलिटी भी बढ़ी है, बट मेरे को पूछा किस पे, केवल एसेट्स पे पूछा है। तो देखो फोर्थ का आंसर उन्होंने कैसे दिया है। हाँ, सीरियल नंबर ए फर्स्ट, इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज के लिए क्या लगा दिया प्लस, क्योंकि बड़ा है। रीजन भी इन्होंने दिया, ऑब्वियसली आपको भी देना पड़ेगा कि फर्नीचर परचेज कर लिया है, मेकिंग इट एन इंक्रीज इन एसेट, जिसकी वजह से एसेट बढ़ रही है। एंड ऑल्सो इट बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट, और क्योंकि आपने उधारी खरीदा है ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। एंड देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ एसेट्स लाइक कैश और बैंक, आपका पैसा नहीं गया है, क्योंकि पैसा चला जाता तो आपका नो इफेक्ट आ जाता, नो चेंज, क्योंकि एक एसेट बढ़ा फर्नीचर और दूसरा एसेट कैश कम हो गया। क्लियर, इसलिए ये आपको लिखना प्रॉपर लाइन पड़ेगा। यस, ये ऐसे होगा। देखो पूरा कर लेते हैं, हम स्टार्ट किया है ना तो कर ही लेते हैं। चलिए, कलेक्टेड कैश फॉर रिपेयर सर्विसेज। भाई मेरी है ना बाइक रिपेयरिंग की या कार रिपेयरिंग का शोरूम वगैरह है, होंडा का शोरूम है, अपन रिपेयरिंग वगैरह चार्ज लेते हैं सर्विस के, तो उसके लिए अपन ने कैश कलेक्ट किया, तो ये तो अपनी रेवेन्यू है, तो इससे एसेट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यस सर, एसेट बढ़ा है, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, माल बेचा उधारी। अच्छा, बी वाले के लिए सिंपल, सिंस कैश हैज बीन रिसीव्ड फॉर रिपेयर सर्विसेज एंड रिपेयर सर्विसेज आर द रेवेन्यू फॉर द कंपनी, तो कोई किसी तरह का एसेट तो गया ही नहीं ना अपने पास से, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, कैश रिसीव है। आपको साथ साथ में रीजंस पढ़ा भी देता हूं, चलो, ताकि एक साथ में दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। नहीं, वहां पे ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं था इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन में तो ऐसा कुछ आया ही नहीं था। इलस्ट्रेशन में तो सिर्फ ये बताते हैं इक्वेशन पे इफेक्ट बताओ, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, रीजन तो पूछा ही नहीं गया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, कैश हैज बीन फ्लोड इन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड मेकिंग इट एन इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि आपने सर्विसेज दी है इसलिए आपको पैसा मिला है, सिंपल। ओके, ओके, नाउ एक्चुअली इसमें रीजन क्यों दिया गया है, दिस वन, ऑल्सो गिव रीजंस फॉर योर आंसर, वरना तो काय को देते, वरना तो डायरेक्ट प्लस माइनस नो चेंज दिखा देते। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, इंक्रीज इन एसेट्स, कैसे, डेटर्स बढ़ गए, हाँ जी, डेटर्स बढ़ गए, और इन्होंने भी क्या किया है, प्लस ही किया है, क्योंकि अपन ने माल बेचा तो इसलिए अपने डेटर्स बढ़ गए। ओके, इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज। हेयर विद गुड सोल्ड देयर इज अ डिक्रीज इन इन्वेंट्री, अरे सर इस पे तो फोकस ही नहीं किया, माल बेचा है तो स्टॉक भी तो कम हो गया, स्टॉक भी तो हमारी एसेट होता है, बट इन्होंने क्या लिखा, बट गिवन देयर इज एन इंक्रीज इन डेटर्स देयर विल बी अ नेट इंक्रीज इन एसेट, नेट इंक्रीज इन एसेट, ये क्यों बोल रहे हैं सर, हम तो एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट, हाँ वेरी गुड, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो एक तरीके से देखा जाए तो सर एक एसेट तो बढ़ गया क्योंकि हमारे डेटर बढ़ गए हैं, और क्योंकि हमारा स्टॉक चला गया है, तो स्टॉक चला गया है तो स्टॉक तो कम हो गया, तो एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ा और एक एसेट कम हो गया, तो ये तो जीरो इफेक्ट हो जाना चाहिए था। मैंने कहा रुको, माल बेचा होगा तो कुछ प्रॉफिट पे तो बेचा होगा ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा तो माना तो जाएगा कि मान लो तुमने 8,000 का माल 10,000 में बेचा, राइट, तो माल तो कितने का गया और बेचा कितने, डेटर्स कितने के हैं, तो नेट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, एसेट्स, नेट एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये बड़ा अच्छा था क्योंकि आपने 2,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है ना, तो एक एसेट बढ़ी डेटर्स नाम से 10,000 से, स्टॉक कम हुआ 8,000 से, ठीक है ना,
या कुछ भी ले सकते हैं, हम ये जनरली माने कि प्रॉफिट पे हम बेच रहे हैं, इसमें एजम्पशन रखा। हालांकि अगर गुड्स बेचा जाता कॉस्ट टू कॉस्ट, 8,000 का सामान 8,000 पे ही बेचते, इट विल रिजल्ट इन नो चेंज। और अगर आप कॉस्ट से कम में बेचते तो डिक्रीज इन एसेट। 8,000 का सामान बेच डाला 7,000 में, तो डेटर्स तो 7,000 से ही बढ़े, लेकिन हाँ स्टॉक 8,000 का चला गया, तो वो डिक्रीज इन एसेट। तो इनको क्लियरली लिखना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिखा ना, तो इन्होंने प्लस तो लगा दिया, कोई ना कोई आंसर तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने प्लस लगा दिया और उन्होंने बोला कि भैया एसेट गया, स्टॉक गया, डेटर्स बढ़ गए, इसलिए हमारा नेट इंक्रीज हो गया, लेकिन साथ ही साथ लिख दिया हालांकि अगर आप स्टॉक को कॉस्ट टू कॉस्ट बेचते हो तो कोई चेंज नहीं होगा, स्टॉक को अगर कॉस्ट से भी कम में बेच देते हो तो इवन एसेट्स कम और हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो प्रॉपर रीजन में इस तरीके से तीनों चीजें लिख के आनी है। कॉस्ट से ज्यादा में बेचो तो एसेट बढ़ा, कॉस्ट के बराबर बेचो तो नो चेंज, और कॉस्ट से कम में बेचा तो एसेट कम हो गया। नेक्स्ट, मस्त क्वेश्चन था ये वाला ना। विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। आपने कैश विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, कैश कम हो गया, एसेट्स कम हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग्स टू कैश, तो ड्राइंग्स टू कैश में ड्राइंग्स तो कैपिटल में जाके एडजस्ट हो जाता है और कैश को रिड्यूस कर देगा, तो एसेट नेट क्या हुई अपनी, कम ही हुई है। चेक कर लीजिए क्या जी, हाँ, it will result in decrease in asset. Okay, here cash has been withdrawn resulting in decrease in assets and capital भी कम हो गया और asset, हालांकि हमको बताना सिर्फ किसके लिए था, asset के लिए बताना था। ओके, नेक्स्ट, हायर्ड एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को आपने रखा अपने पास, हायर्ड मतलब जॉब पे रखा, एज सेल्स मैनेजर फॉर नॉर्थ विंग। नॉर्थ विंग कोई होगा जगह का नाम भैया, नॉर्थ विंग मतलब अपने जो प्रेमाइजेज है वो अलग अलग में बांट रखे होंगे, या लोकेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में बांट रखा होगा। तो नॉर्थ विंग के लिए अपन ने क्या किया, अपने सेल्स मैनेजर को एज एन एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय एज सेल्स मैनेजर, अपन एक एम्प्लॉय हायर किया एज सेल्स मैनेजर। तो क्या करूं, कुछ पैसा आया या गया क्या, नहीं, कोई एसेट बढ़ा गया, नहीं, कुछ नहीं गया भाई, मैंने किसी बंदे को अपॉइंट कर लिया या आपने किसी बंदे को अपॉइंट कर लिया, अपॉइंट करते कौन सा पैसा चला गया भाई, उसको सैलरी दोगे तब पैसा जाएगा, अभी तो सिर्फ अपॉइंट किया है, तो अपॉइंट करने में कोई पैसा नहीं गया, तो इसमें क्या आएगा, नो चेंज। हाँ जी, नो चेंज। दिखाऊं पहले, नो चेंज, ओनली हायरिंग ऑफ एम्प्लॉय हैज बीन डन रिजल्टिंग इन, केवल आपने हायर किया है, कुछ उसने डील थोड़ी ना किया, ट्रांजेक्शन थोड़ी ना किया। क्या ये आपको मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, ये लाइन आपको क्या मॉनेटरी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा था, नहीं। और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को तो रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको मनी में मेजर कर सकते हो केवल अकाउंटिंग उसी को रिकॉर्ड करता है, याद है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब इसको, इस ट्रांजेक्शन को मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे कि भैया ये ट्रांजेक्शन ही बोलना गलत है कि भैया आपने उसको अपॉइंट किया, तो अपॉइंट ही तो किया है, एक्चुअली कोई ट्रांजेक्शन तो हुआ ही नहीं ना, कुछ पेमेंट किया होता हाँ कि भैया हमने तुमको अपॉइंट के टाइम में इतना रुपया दिए है, तो एक अलग बात होता, हमारा एसेट कम हो जाता। नाउ नेक्स्ट, अच्छा पढ़ा था ना, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹50,000, आपने गुड्स लौटा दिया, 50,000 का खरीदा होगा, तो अभी लौटा दिया, तो खरीदा था तो परचेज टू क्रेडिटर किया था, अभी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो देखा जाए तो परचेज मतलब स्टॉक खरीदा था, अभी स्टॉक को वापस लौटा रहे हैं, तो हमारे पास से स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और स्टॉक कम हो जाएगा तो एसेट्स भी कम हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देख लो साथ में, वन ऑफ आवर डेटर, साथ में रीजन पढ़ लेंगे, वन ऑफ आवर डेटर एग्रीड टू पे हिज ड्यूज, एक डेटर था एग्री टू पे हिज ड्यू टू मिस्टर सी हु इज अ क्रेडिटर ऑफ कंपनी विद द सेम अमाउंट बीइंग ड्यू टू हिम।
मेरा कोई डेटर है, वन ऑफ ओवर डेटर, हमारा डेटर एग्री हो गया टू पे हिज ड्यूज, जितना वो पैसा बाकी था वो पे रेडी हो गया पे करने के लिए। किसको? मिस्टर सी को। मिस्टर सी कौन है? हु इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जिसको मुझे पैसा देना था, मेरा क्रेडिटर था। तो मैंने क्या कहा, भाई संभव तुम मेरे क्रेडिटर हो और मुकुल तुम मेरे डेटर हो, तुम मुझे पैसा दोगे और मुझे संभव को पैसा देना है। एक काम करो मुकुल, तुम डायरेक्ट क्या करो, संभव को ही पैसा दे दो। तो मुकुल एग्री हो गया टू पे संभव, राइट? ओके। हाँ राहुल, बोलते जाना है ना, कुछ समझ में नहीं है तो प्लीज, हाँ मैं चैट बॉक्स में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यस प्लस माइनस तो लिखी, हाँ प्लस माइनस तो लिख सकते हो ना, है ना, प्लस माइनस ऐसा कुछ लिखना चाहिए। चलो इसका तुम बताओ राहुल, कि आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आपका डेटर पेमेंट कर रहा है विद द सेम अमाउंट, 10,000 रुपए। क्या होगा इससे, एसेट पे क्या इंपैक्ट आएगा राहुल? प्लस माइनस बताओ। एंट्री क्या होगी सर? क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है। अच्छा पहली बात बताओ, मैं एंट्री करूंगा क्या? पहले बताओ, मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा क्या? ना। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, नो। फिक्स्ड एसेट कहां से है? हाँ, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मिस्टर क्रेडिटर तो था मिस्टर सी, और डेटर का नाम मुझे पता है नहीं, तो मैंने एक बार एंट्री कर दिया क्रेडिटर टू डेटर। मुझे तो इफेक्ट बताना है, मुझे कौन सी एंट्री करनी है। तो अब बताओ एसेट पे क्या इंपैक्ट आया? एसेट्स कम हो गई हैं, लाइबिलिटी भी कम हो गई और एसेट भी कम हो गई है। लाइबिलिटी भी कम हो गई और एसेट भी कम हो गई है। समझ में आया? भाई मेरे लाइबिलिटी थी, मुझे चुकाना था, और मेरे को डेटर से पैसा लेना था, वो मेरा एसेट था। अब हुआ क्या, मेरे डेटर ने मेरे क्रेडिटर को पेमेंट करवा दिया मैंने, तो इससे मेरा लाइबिलिटी भी कम हो गया और मेरा एसेट भी कम हो गया। ओके, हाँ ऐसा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, इसने इसको एंडोर्स कर दिया। ठीक है, ओके राहुल। नहीं नो चेंज क्यों? एसेट तो कम हो गई ना, लाइबिलिटी कम हो गई, लेकिन इफेक्ट किससे बताना है? एसेट पे तो बताना है। नो चेंज तो कब होएगा? जब एक एसेट बढ़े और दूसरा एसेट कम हो जाए। चलिए, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मेहता एंड कंपनी टू परचेज ऑल रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कंपनी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। हम एक एग्रीमेंट किया है हमने सिर्फ अभी तक, एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट मेहता एंड कंपनी से, कि भैया हम क्या करेंगे, खरीदेंगे सारा का सारा रॉ मटेरियल तुम्हारी कंपनी से, फ्रॉम देयर कंपनी, अगले साल से। ये कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं रखता, ये ट्रांजेक्शन कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं रखता, कि भाई हमने इससे वादा किया है ना, तो उसमें कोई पैसा ना तो आया है ना कोई गया है, ना किसी भी एसेट्स का इनफ्लो हुआ है ना किसी भी एसेट का आउटफ्लो हुआ है, तो नो चेंज, जीरो। ठीक है ना, तो दो में तो माइनस हुआ और एक में नो चेंज। अभी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। दो में तो माइनस हुआ और एक में नो चेंज। इसमें आउटफ्लो ऑफ गुड्स हैज रिजल्टेड इन डिक्रीज इन एसेट, क्योंकि आपने परचेज रिटर्न किया था, तो आउटफ्लो ऑफ गुड्स, गुड्स आपने वापस लौटा दिया, इससे क्या हो गया, एसेट्स आपकी कम हो गई, स्टॉक कम हो गया। वाइल मनी और टू क्रेडिटर रिड्यूस ऑन द लाइबिलिटी साइड, हाँ आपकी लाइबिलिटी भी कम हो गई थी, क्योंकि क्रेडिटर को आपने वापस माल लौटा दिया था। ऑर्डर टू मतलब ड्यू टू, हैव टू पे, हैव टू पे, और मतलब हैव टू पे टू क्रेडिटर। हियर बोथ एसेट, दूसरा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिड्यूस, हाँ एसेट्स भी कम हो गई थी और लाइबिलिटीज भी कम हो गई थी, डेटर और क्रेडिटर दोनों कम हो गए थे, हमारे डेटर ने हमारे क्रेडिटर को पैसा दे दिया था। ओके, तो डिक्रीज इन एसेट। लास्ट वाला में क्या है भैया? लास्ट वाला में सिर्फ एग्रीमेंट है, तो कोई मॉनेटरी टर्म्स नहीं है। चलिए हो गया ये भी डन। चलिए और बता दो, अब 15 मिनट है, नया चैप्टर, तो क्या स्टार्ट करें? हाँ। हम्म। अच्छा एग्जाम्पल में या अभी इसके अंदर? इसमें बताते हैं, ये भी देख लेते हैं। मतलब 5 में से 3 तो मैंने ही करवा दिए। ठीक,
देख, हाँ देखते हैं। हाँ देखिएगा, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर गोपी पर्टेनिंग टू द ईयर एंड 31 मार्च 2019, फाइंड द अननोन। अच्छा, अननोन जो पता नहीं है, शोइंग कंप्यूटेशन टू सपोर्ट योर आंसर। क्या क्या गिवन है? मशीनरी गिवन है सर, इट इज और एसेट। अकाउंट पेबल बोले तो लाइबिलिटी, यस, क्रेडिटर्स एंड बीपीस वगैरह। इन्वेंट्री सर स्टॉक है, एसेट है हमारा। टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल, ये टोटल साइड दे रखा है, ये टोटल साइड दे रखा है अपने को बैलेंस शीट का। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एसेट का टोटल भी यही है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और दिस वन इज लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके, तो एसेट का टोटल भी 14,15,000 हो गया। एसेट में कैश हमको गिवन नहीं है, ठीक है, देख लेंगे। बैंक हमको गिवन है, ओके, ये हमको गिवन है, हमारे पास कैश गिवन नहीं है, ठीक। ट्रेड रिसीवेबल्स, अच्छा ये भी गिवन नहीं है। डेटर्स भी गिवन नहीं है, ठीक है सर, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोन भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन नहीं है, ओके, क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन नहीं है, ठीक है। ये चार चीजें अपने को कैलकुलेट करनी है। आगे के डेटा, ओपनिंग कैपिटल 10 लाख, लॉस इनकर्ड 35,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स ऑफ रुपीज 15,55,000 was made of which 15 lakh has been received। आपने ड्यूरिंग द ईयर 15,55,000 का माल बेचा है, जिसमें से 15 लाख आपको रिसीव हो गए। यस, तो अपने पास कहीं ओपनिंग डेटर्स का सीन तो है नहीं, ठीक है ना। ओके, तो हम ये मान रहे कि इस बंदे ने बिजनेस स्टार्ट ही किया होगा इस साल। अब इसने माल बेचा 15,55,000 का, जिसमें से 15 लाख इसको क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। हाँ, ओपनिंग कैपिटल है, बट ठीक है, ओपनिंग डेटर्स नहीं होंगे, ये मान सकते हो आप, ओपनिंग डेटर्स नहीं होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, डेटर्स का इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ठीक है ना। तो हाँ, ओपनिंग कैपिटल है, आप लेते हो 10 लाख रुपए, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रांजेक्शन नहीं हुए होंगे, जो भी है। अब 15,55 का माल बेचा, उसमें से 15 लाख आपको रिसीव हो गया, तो बाकी कितना बचा? अभी भी पैसा लेना है ना, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, समझ में आया ये वाली चीज? अच्छा, अब मैंने कहा, अब मैं और क्या फाइंड आउट कर सकता हूं? मैंने कहा क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? ओपनिंग कैपिटल 10 लाख है, उसमें नया पैसा इंट्रोड्यूस किया कितना, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी कैपिटल 11 लाख हो जानी चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर लॉस भी हो गया, तो उससे लॉस से कैपिटल कम हो जाएगा, कितना आया? 10,65,000 का क्लोजिंग कैपिटल, है ना। ड्राइंग्स थोड़ी था, नहीं सर ड्राइंग्स नहीं था, वरना ड्राइंग्स भी लेस कर देते। लॉस था तो लेस कर दिया, प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, ठीक है। अब सर, अब बच गए 2 आइटम, लोन और कैश। मैंने कहा दोनों बैलेंसिंग फिगर से आ जाएंगे। कैसे? आपको पता है टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल आपको दे रखा है 14,15,000, और एसेट्स का टोटल भी इतना ही है। तो जब आप बनाएंगे लाइबिलिटीज और एसेट्स, एक तरफ लिखते हैं लाइबिलिटीज, एक तरफ लिखते हैं एसेट्स। इसमें लाइबिलिटीज में सबसे पहले आप क्या लिख देते हो, इधर कैपिटल मान लो, तो कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखोगे? 10,65,000, 10,65,000, ओके। उसके बाद ओपनिंग थोड़ी ना लिखोगे, ओपनिंग हो गया, लॉस हो गया, कैपिटल हो गया, वो सब का नेट इफेक्ट क्या? क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, फिर आप लाइबिलिटी साइड में और क्या लिख दोगे? अकाउंट पेबल है, और बस। तो कैपिटल है, लोन है, और अकाउंट पेबल है। अकाउंट पेबल कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक है सर, ये लिख दिया 1 लाख रुपए। टोटल कितना है लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल? 14,15,000, ओके। कितना बचा? 2.5 लाख, ओके, 2.5 लाख का लोन। अच्छा, एसेट साइड में देख लेते हैं। एसेट साइड में क्या क्या? मशीनरी है सबसे पहले, इन्वेंट्री है,
मशीनरी 12 लाख का, इन्वेंट्री 60,000 का, इन्वेंट्री 60,000 का, डेटर्स भी हैं 55,000 के, वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अच्छा, और कैश है, बैंक है, बस कैश का पता नहीं, बैंक 80,000 है, कैश का पता नहीं, बैंक 80,000 है। ओके, जब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल 14,15,000 है, तो इसका टोटल भी कितना आएगा? 14,15 आएगा। 14,15,000 में से ये सब लेस करो, कितना आ रहा है? 20,000। तो कैश इज 20,000। चेक कर लो अपना आंसर। पहला आंसर ट्रेड रिसीवेबल सही। ओके, टोटल ऑफ एसेट अपन ने बताया था वो भी सही। अच्छा, कैश 20,000 सही। ओके, और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल 10,65,000 सही, और लोन अमाउंट 2.5 लाख सही। ओके, तो इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया है, कोई जरूरी थोड़ी है, अपन ने अपने तरीके से सॉल्व कर लिया, क्या दिक्कत है? हमने डेटस तो ठीक है निकाल लिए, और उसके बाद आप बैलेंस शीट बना के, दिस वन इज बैलेंसिंग फिगर। उन्होंने इसी को फॉर्मूला का शेप दे दिया भाई, टोटल लाइबिलिटीज एंड कैपिटल 14,15,000 माइनस क्लोजिंग कैपिटल 10,65,000 माइनस अकाउंट पेएबल 1 लाख, तो क्या आ जाएगा? लोन। फॉर्मूला शेप दे दो, है ना। और टोटल एसेट्स 14,15,000 माइनस मशीनरी, इन्वेंट्री, डेटर, बैंक, दैट इज कैश। क्या फर्क पड़ता है? फॉर्मूला की शेप देनी, फॉर्मूला की दे दो, वरना ऐसा बैलेंस शीट बना के बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? उससे पहले बस डेटर्स की कैलकुलेशन कर देना, क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर देना। नहीं किया तो कर लो, या घर पे करना चाहोगे? घर पे करोगे वापस? ठीक है। नहीं, जिसने नहीं किया हो वो क्या करना, सबसे पहले मुकुल अपने को ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर देना, और थर्ड नंबर पर बैलेंस शीट बनाकर बैलेंसिंग फिगर में कैश और लोन कैलकुलेट कर देना। डन? ट्राई करना घर पे, नहीं आया तो मुझसे पूछना। लाइबिलिटी आ गया ना, बैलेंसिंग फिगर से तो लोन निकाला है मैंने। कहाँ नहीं हो रहा? देखो, क्लोजिंग कैपिटल 10,65,000 था, ठीक है ना। 1 लाख का अकाउंट पेबल दे रखा था, अगले ने खुद ने बोल रखा है कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल कितना? 14,15,000। देखो दे रखा है उसने खुद ने, दिस वन लाइबिलिटी प्लस कैपिटल 14,15, तभी तो बैलेंसिंग फिगर में लोन निकाला डम्बो, ठीक है। हाँ, तभी तो बैलेंसिंग फिगर में लोन निकाला। क्लियर? ओके, और एसेट्स में भी अब फिर लाइबिलिटी जब प्लस कैपिटल का टोटल इतना है, तो एसेट भी इतना ही होगा टोटल, और एसेट का टोटल इतना होगा, तो बैलेंसिंग फिगर में कैश निकाल लिया। बाकी सारी एसेट्स तो थी अपने पास। अभी कोई डाउट नहीं ना? पक्का? ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन में हो तो मुझसे कल फिर पूछ लेना, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू, टेक केयर देन, बाय।